नमस्कार। आज हम लोग करेंगे 11वीं कक्षा का अगला पाठ गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो पाठ को करने से पूर्व मैं लेखक का आपको संक्षिप्त परिचय यहाँ पर बताना चाहूँगी। शेखर जोशी जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा गांव में 1932 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो अल्मोड़ा में ही हुई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनका कहानी संग्रह है, और एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र संग्रह है। और इन्हें जो सम्मान है वो पहल सम्मान प्राप्त हुआ था। यदि हम बात करें इनके पूरे साहित्यिक जीवन की तो पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ जो है वो कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखना शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। तो इनका शेखर जोशी की जो कहानियाँ थी वो नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका इनकी कहानियों में जगह पाता है और निहायत सहज और बिना किसी आडंबर की भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान है। इसके बाद जो इनका ये पाठ है गलता लोहा, यहाँ मैं इसका पहले आप लोगों को सारांश बताऊंगी कि गलता लोहा कहानी में जो है लेखक ने समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है और इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु गरीब ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। और जो मोहन के पिता वंशीधर हैं, उन्होंने जीवन भर पुरोहिती की थी और अब जब वो वृद्धावस्था में कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता और उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं थी उनकी। और मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान पर कर पाने में वह कुशल नहीं है और पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी, यानी कि वो जो है वो पैनी नहीं रही थी और उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने के लिए पहुंचा था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि मोहन और धनराम जीवन के जो है कई प्रसंगों की उन्होंने बातें की और मतलब खड़े खड़े बात निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था और मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा था। और धनराम जो है वो अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोला बना रहा था, किंतु वह छड़ निहाई ठीक से फंस नहीं पा रही थी, अतः लोहा जो है वो ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है पाठ में जो दिखाया गया है, अगर इसकी हम प्रतिपाद्य की बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर लेखक ने ये कहने का प्रयास किया है कि पढ़ने लिखने के बाद जो है कि किस प्रकार लोग जाति से ऊपर उठ जाते हैं। और यहाँ पर जो है समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है और लेखन के अर्थ में गहराई को दर्शाती है। इसमें एक मेधावी लेकिन जो ब्राह्मण बालक मोहन था उसके बारे में बताया गया है और सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। और जो मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर जो है वो झूठे भाईचारे की जगह जो है सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता है।
तो मानो कि जिस प्रकार लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो, उसी प्रकार जो है यहाँ पर मोहन ने भी मानो एक नया आकार ले लिया था, जातिगत भावना से बिल्कुल ऊपर उठकर। तो अब हम इस पाठ का प्रारंभ करेंगे यहाँ से कि मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनुगूंज शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की थप थप की आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उसका उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छांट कर साफ कराएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब वह सब काम नहीं रहा। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब वैसे वहाँ कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उसे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाक ना भी कहीं कहा जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आश्चर्य समझता हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई थी, वैसे ही अनुत्तरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर बताया कि जो मोहन के पिता थे वो पुरोहिताई का काम करते थे, वो ब्राह्मण थे जाति से, लेकिन अब जो है वो पूरी तरीके से बुजुर्ग हो गए थे और उनका पूरा का पूरा घर जो था वो मोहन के पिताजी पर ही निर्भर करता था। वो एक अलग बात थी, यजमान लोग थोड़ी उनकी निष्ठा और संयम के कारण उनकी मदद कर दिया करते थे, लेकिन अब जो उनका शरीर था खेत में काम करने के लायक, तो क्या वो अनुष्ठान करने के लायक भी नहीं रह गया था। अर्थात वो बुजुर्ग हो चले थे और उनके शरीर में वो जान पहले जैसी नहीं रही थी। तो यहाँ पर यही बताया और यही कारण था कि जो मोहन है वो अपने पिता की जगह खेतों में काम करने के लिए चल पड़ा। धनराम अपने बाएं हाथ से धोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे लला, अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो होकर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। जी हाँ, यहाँ पर मोहन और धनराम की बात कि जब वो दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और उस समय उन्होंने अपने जो है मास्टर का यहाँ पर जिक्र किया, यह जानते हुए भी कि यदि ऊपर था ये दोनों गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की 4 दीवारी में उतरते हैं। थोड़ी देर पहले एक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? ये उस समय का वर्णन कि जब वो अपने बचपन में लौट आए और उस समय की बातों को जो है अब यहाँ पर लेखक ने अंकित किया है। यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही और त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़,
मोहन नहीं आया आज। ये उस समय मास्टर की बात यहाँ पर की गई है। मोहन उनका चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। मोहन जो है यहाँ पर बताया गया कि उस मास्टर जो त्रिलोकी थे उनका जो है प्रिय शिष्य हुआ करता था। वो केवल और केवल ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं था, बल्कि कुशाग्र बुद्धि वाला भी बच्चा था, यानी कि इंटेलिजेंट भी था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था, और मोहन ही जो है वो इन शब्दों से स्कूल में प्रार्थना का प्रारंभ किया जाता था। तो देखिए यहाँ तक तो लेखक ने बताया कि जो मोहन धनराम लोहार के हथौड़े की आवाज़ सुनकर शिल्पकार टीले की ओर चल पड़ता है, और वह पुरोहित वंशीधर का बेटा है, और एक लंबी दराती लेकर घास और कांटेदार झाड़ियाँ साफ करने के लिए घर से निकला था। और जैसे ही वो उसे गांव की कुछ दूरी पर दूसरे गांव में शिव की आराधना करने के लिए भेजना चाहते हैं, किंतु अभ्यास और गति न होने के कारण वह अपने पिता की बातों को अनसुना कर देता है, क्योंकि उसे उन चीज़ों की इतनी जानकारी नहीं थी। इसलिए वह पिता का कुछ काम हल्का करने के लिए दराती लेकर खेतों की ओर गया था, और दराती की धार जो है वो कुंद होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण वह धनराम लोहार के पास गया था, और वहाँ वह मास्टर त्रिलोक सिंह के विषय में भी पूछता है, और दोनों बचपन की यादों में खो जाते हैं। और मोहन को वे सबसे ज़्यादा चाहते थे, और उसे उन्होंने स्कूल का मॉनिटर भी बना रखा था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को किसी सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते, और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता, और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह व आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं रखता था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा 13 का पहाड़ा सुना तो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा ही उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24 सटाक। एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था। सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब माँ साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा था, तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया, लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक ने उसके लाए हुए बेंत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी। तो दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोखने फूकने और सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया।
और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर धन चलाने की विद्या सिखाने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छड़, बेंत, हत्था जो भी हाथ लग जाता उसी से अपना प्रसाद दे देते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गांव वालों को भी याद नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक जो है सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य यानी कि गरीबी मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया था। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पार होने पर गांव लौट आता था। संयोग की बात, एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था तो पहाड़ी के दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए तो अनुभवी घसियारों ने तेजी से पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ ही पहुंचा और वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। तो देखिए, यहाँ पर लेखक ने बताया कि मास्टर त्रिलोक सिंह को मोहन से बहुत उम्मीदें थी और वह कक्षा में सबसे होशियार बालक था। वे मोहन के द्वारा ही कमज़ोर बालकों को सजा दिलवाते थे और धनराम को भी उसने कई बार पीटा था, लेकिन धनराम ने भी उसका बुरा नहीं माना बल्कि इसे उसका अधिकार समझा। और मास्टर जी का कहना था कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बन उस स्कूल का नाम रोशन करेगा और धनराम जो है वो 3री कक्षा तक ही पढ़ाई करने के बाद कभी स्कूल नहीं गया। धनराम को काफ़ी रट्टा लगाने पर भी 13 का पहाड़ा नहीं आया और मास्टर जी सजा पाने वाले से ही हथियार का चुनाव करते थे। उन्होंने धनराम को हथौड़ा चलाने की विद्या सीखने के लिए कहा। अब वह अपने पिता गंगाराम के काम सीखने लगा और गलती करने पर वे धनराम को सजा भी देते। गंगाराम की अचानक मृत्यु होने पर सारा काम जो है वो धनराम ने संभाल लिया और मोहन ने 5वीं में छात्रवृत्ति भी प्राप्त की, जिससे उसके पिता की हिम्मत बढ़ गई। वे अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने के सपने देखने लगे। आगे की पढ़ाई करने के लिए मोहन को 4 मील दूर स्कूल में जाना पड़ा और उसे 2 मील की चढ़ाई और बरसाती नदी पार करनी पड़ती थी और बरसात के दिनों में उसका प्रबंध नदी पार ही एक घर में कर दिया गया था। और एक दिन नदी पार करते समय वह पानी के तेज बहाव में फंस जाता है और उस दिन से उसके पिता को उसके भविष्य की चिंता होने लगी। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जतलाई बल्कि उन्हें सुझाव दिया कि वह मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहां 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। वंशीधर को जैसे
रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए हों। उनकी आंखों में पानी छलछलाने लगा। भरे गले से वे केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है। छुट्टियां शेष होने पर रमेश वापस लौटा तो माँ बाप और अपनी गांव की दुनिया से बिछुड़कर सहमा सहमा सा मोहन भी उसके साथ लखनऊ आ पहुंचा। अब मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। घर की दोनों महिलाओं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, का हाथ बटाने के अलावा धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन ये कपड़े धोबी को तो दे आ, मोहन 1 किलो आलू तो ला दे। औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादर बतलाना अपने सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था। इस बात को मोहन भी समझने लगा था। थोड़ी बहुत हिला हवाली करने के बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन एकदम नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण गांव का वह मेधावी बालक शहर के जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसका जीवन एक बंधी बंधाई लीक पर चलता रहा। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता जब रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता, वरना उन छुट्टियों को भी अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही गुजार देना पड़ता था। अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी, सवाल रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। मोहन ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया था क्योंकि और कोई चारा नहीं था। घर वालों को अपनी वास्तविक स्थिति बतलाकर वह दुखी नहीं करना चाहता था और वंशीधर उसके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई समाप्त कर छुट्टियों में मोहन गांव आया हुआ था। जब वह लौटकर लखनऊ पहुंचा तो उसने अनुभव किया कि रमेश के परिवार के सभी लोग जैसे उसकी आगे की पढ़ाई के पक्ष में नहीं है। बात घूम फिरकर जिस और उठती वही इसी मुद्दे पर ज़रूर ख़त्म हो जाती कि हज़ारों लाखों BA MA मारे मारे बेकार फिर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से अच्छा तो आदमी कोई हाथ का काम सीख ले। रमेश ने अपने किसी परिचित के प्रभाव से उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। मोहन दिनचर्या में कोई विशेष अंतर नहीं आया था और वह पहले की तरह स्कूल और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहता। धीरे धीरे 1.5-2 वर्ष का वह समय बीत भी गया और मोहन अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर ने जब भी कोई मोहन के विषय में पूछता तो वे उत्साह के साथ उसकी पढ़ाई की बाबत बताने लगते और मन ही मन उनको विश्वास था कि एक दिन बड़ा अफसर बनकर लौटेगा। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो न सिर्फ गहरा दुख हुआ बल्कि वे लोगों को अपने स्वप्न भंग की जानकारी देने का साहस नहीं जुटा पाए। धनराम ने भी एक दिन उनसे मोहन के बारे में पूछा था। घास का एक तिनका तोड़कर दांत खोदते हुए उन्होंने बताया था कि उसकी सेक्रेटरीट में नियुक्ति हो गई है और शीघ्र ही विभागीय परीक्षाएं देकर वह बड़े पद पर पहुंच जाएगा। धनराम को त्रिलोक मास्टर की भविष्यवाणी पर पूरा यकीन था। ऐसा होना ही था, उसने सोचा। दांतों के बीच में तिनका दबाकर असत्य भाषण का दोष न लगने का संतोष लेकर वंशीधर आगे बढ़ गए। धनराम के शब्द मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, उन्हें बहुत देर तक कचोटते रहे। देखिए, यहाँ तक ये बताया लेखक ने कि जो वंशीधर है की बिरादरी का एक युवक रमेश जो लखनऊ रहता है, छुट्टियों में गांव आया तो वंशीधर ने मोहन के भविष्य से जुड़ी चिंता उसे बताई और वह मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने की बात कहता है तो वंशीधर को उसमें भगवान के दर्शन होते हैं। मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंच जाता है और वहां उससे बाजार का सारा काम करवाता है और रमेश उसे दूसरों के सामने घरेलू नौकर बताता है और मोहन को एक साधारण से स्कूल में भेज देता है। लेकिन नए वातावरण और दिन रात काम करने के कारण वह पढ़ाई में अपनी पहचान नहीं बना पाया और कई बार तो वह छुट्टियों में भी घर पर नहीं आता था। इसलिए मोहन ने जो है अपनी सारी परिस्थितियों को भांप लिया था। वह अपने पिता को जो वास्तविकता बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद
मोहन की पढ़ाई बंद करवाकर उसे रमेश ने तकनीकी स्कूल में भेज दिया। लेकिन जो वो रमेश के कामकाज थे वो यूं ही चलते रहे। उसकी जो दिनचर्या है वो किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं हुई थी। कोर्स करने के बाद वह नौकरी के लिए मारा मारा फिरने लगा और उधर वंशीधर जो है अपने बेटे के अफसर बनने के विश्वास को लिए हुए था। लेकिन जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो उनका सपना टूट गया और वो किसी को बताने की हिम्मत भी जो है वो नहीं जुटा पाए। और धनराम ने जब उसके बारे में पूछा तो उन्होंने घास का तिनका, ये ऐसी मान्यता थी कि अगर आप घास का तिनका मुंह में दबाकर कोई झूठ बोलते हो तो उससे आपको पाप नहीं लगता। और जो धनराम भी हो उसकी खूब प्रशंसा करता चला गया। आगे पढ़ते हैं। त्रिलोक सिंह मास्टर की बातों के साथ साथ बचपन से लेकर अब तक के जीवन के कई प्रसंगों पर मोहन और धनराम बातें करते रहे। धनराम ने मोहन के हंसुए के फाल को बेंच से निकालकर भट्ठी में तपाया और मन लगाकर उसकी धार गढ़ दी। गर्म लोहे को हवा में ठंडा होने से काफ़ी समय लग गया था। धनराम ने उसे वापस बेंत पहनाकर मोहन को लौटाते हुए जैसे अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी हो। बेचारे पंडित जी को तो फुर्सत नहीं रहती, लेकिन किसी के हाथ भिजवा देते तो मैं तत्काल बना देता। मोहन ने उत्तर में कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसुए को हाथ में लेकर वह फिर वहीं बैठा रहा जैसे उसे वापस जाने की कोई जल्दी न हो। सामान्य तौर से ब्राह्मण टोल के लोगों का शिल्पकार टोले में उठता बैठता नहीं होता था। किसी कामकाज के सिलसिले में यदि शिल्पकार टोले में आना ही पड़ा तो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी और ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। पिछले कुछ वर्षों से शहर में जा रहने के बावजूद मोहन गांव की इन मान्यताओं से परिचित हो ऐसा संभव नहीं था। धनराम मन ही मन उसके व्यवहार से असमंजस में पड़ा था, लेकिन प्रकट में उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करता रहा। लोहे की एक मोटी छड़ के भट्टी में गलाकर धनराम गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से संडसी पकड़कर जब वह दूसरे हाथ से हथौड़े की चोट मारता तो निहाई पर ठीक घाट में सिरा न फंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा। फिर जैसे अपना संकोच त्याग कर उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर नपी तुली चोट मारते अभ्यस्त हाथों से धोखनी फूंक कर लोहे को दोबारा भट्टी में गर्म करते और फिर निहाई पर रखकर उसे ठोकते पीटते सुघड़ गोले का रूप दे डाला। मोहन का यह हस्तक्षेप इतनी फुर्ती और आकस्मिक ढंग से हुआ था कि धनराम को चूक का मौका ही नहीं मिला। वह अवाक मोहन की ओर देखता रहा। उसे मोहन की कारीगरी पर इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना पुरोहित खानदान के एक युवक का इस तरह के काम में उसकी भट्टी पर बैठकर हाथ डालने पर हुआ था। वह शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा। धनराम की संकोच, असमंजस और धर्म संकट की स्थिति से उदासीन संतुष्ट भाव से अपने लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई को जांच रहा था। उसने धनराम की ओर अपनी कारीगरी की स्वीकृति पाने की मुद्रा में देखा। उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी जिसमें न स्पर्धा थी और न ही किसी प्रकार की हार जीत का भाव। तो देखिए, यहाँ तक लेखक ने बताया कि जो मोहन और धनराम थे वो पुराने कई प्रसंगों पर बातें करते रहे और धनराम ने जो है मोहन की हंसुआ पर अच्छी तरह से धार लगाई और बेंत डालकर वापस मोहन को दे दी। लेकिन मोहन फिर भी वही बैठा रहा और उस समय ब्राह्मणों का जो है वो शिल्पकारों में उठना बैठना नहीं था। अगर कोई काम होता तो सब लोग खड़े खड़े करवा लेते थे और मोहन को बैठे देख धनराम बिल्कुल असमंजस की स्थिति में पड़ गया कि उसे कुछ सूझा नहीं कि बिना कुछ कहे वो फिर भी अपना काम करता रहा। धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में डालकर गलाकर गोलाई में मोड़ने की जो है वो असफल कोशिश कर रहा था और जब बहुत प्रयत्न के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाया तो मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लिया और हाथों से ठोक पीट कर उसे एक गोले का रूप प्रदान कर दिया। और मोहन ने ये सब इतना जल्दी कर दिया कि धनराम को तो कुछ समझ में ही नहीं आया। वो मोहन को देखकर हैरान हो गया। उसे इस बात की भी हैरानी थी कि एक ब्राह्मण ने जो है वो लोहार का काम किया
और मोहन उस गोले को देखकर धनराम की ओर इस मुद्रा में देखता कि क्या वह सही कारीगर है। उसकी आंखों में एक कलाकार की चमक थी। वहाँ किसी प्रकार की न तो कोई प्रतिस्पर्धा थी और न ही कोई हार जीत का प्रश्न था। धन्यवाद।